हाय, मैं हूं स्वप्ना thehealthsite.com से। अक्टूबर का महीना ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ के नाम से जाना जाता है और ब्रेस्ट कैंसर का नाम सुनते ही यूजुअली लोग घबरा जाते हैं, उनके माइंड में बहुत सारी शंकाएं होती हैं। ये सब शंकाओं को दूर करने के लिए और ब्रेस्ट कैंसर के बारे में कुछ ज़्यादा इंफॉर्मेशन लेने के लिए आज मैं बात करने वाली हूँ डॉक्टर धैर्यशील सावंत से, जो सर्जन हैं और जो ब्रेस्ट और रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी में इंटरेस्टेड हैं, और डॉक्टर रश्मि पारिक से, जो रेडियोलॉजिस्ट हैं और जो ये सब कैंसर्स के डिटेक्शन में हेल्प करते हैं। तो डॉक्टर सावंत, पहले आप मुझे बताएं कि ब्रेस्ट कैंसर जो है इसका पता सबसे पहले महिलाओं को कैसे चलता है? बात ऐसी है कि जब स्तन में गांठ हो जाए, ये सबसे पहला निशान कहते हैं। इसमें ब्रेस्ट कैंसर में काफ़ी सारे निशाने रहते हैं जिससे हम डायग्नोस कर सकते हैं कि ये ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। कोई भी स्त्री के स्तन में कोई गांठ हो जाना, निपल से डिस्चार्ज होना, बगल यानी एक्जिला में से गांठें दिखना, या किसी और जगह पे यानी गले के बाजू में गांठ वगैरह कभी आ सकती है, वो अगर किसी स्त्री में हो तो उनको ये चेकअप करके लेना चाहिए कि उनको ब्रेस्ट कैंसर है या नहीं है। तो ये सब चीज़ों का चेकअप जो है हर महिला खुद से कर सकती है, और कब ये करना चाहिए ऐसा चेकअप? तो ये 3 टाइप्स के टेस्ट रहते हैं जो हम कहते हैं कि फर्स्ट इज ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, स्तन की स्वयं परीक्षा। ये हर स्त्री को हर महीने खुद से करना चाहिए। कब से करना चाहिए? वह आयु 25 के बाद कभी भी वो चालू कर सकती है, और ये हर महीने की एक कोई डेट पीरियड के समझो 10वें दिन या 12वें दिन ये टेस्ट कर सकती है, और हर बार उसी टाइम पे करना चाहिए ताकि वो ब्रेस्ट के चेंजेस जो होते हैं पीरियड्स के अंदर भाग में वो बदल ना जाए। इसमें वो एक पर्टिकुलर तरह रहती है, ब्रेस्ट के हर पल्लू का चेकअप किया जाता है और बगल में भी चेकअप किया जाता है। अगर उसमें कोई बदल दिखा जाए, बदल फील हो जाए, तो डॉक्टर को दिखाना चाहिए। खास करके ये बदल अगर आयु 40 के बाद होता है, कोई भी चेंज ब्रेस्ट में आयु 40 के बाद कभी भी ब्रेस्ट कैंसर की शंका उठा सकती है उसमें। दूसरी चीज़ ये है कि स्क्रीनिंग, यानी डॉक्टर के पास जाके रेडियोलॉजिकल टेस्ट कर सकते हैं, और तीसरे हैं डॉक्टर पास से एग्जामिनेशन। सो डॉक्टर के पास की जो एग्जामिनेशन है वो हर बार नहीं कर सकते, शायद वो साल में एक बार वो जाके कर सकती हैं, लेकिन रेडियोलॉजिकल स्क्रीनिंग जो है वो शायद डॉक्टर पारिक ज़्यादा अच्छी तरह बता पाएंगे। रेडियोलॉजी स्क्रीनिंग में वी हैव, जैसे हमारे पास मैमोग्राफी होती है, जो एक्सरे मैमोग्राफी होती है, और सोनोमैमोग्राफी होती है। तो एक्सरे मैमोग्राफी हम यूजुअली 35 साल के ऊपर की महिलाओं के लिए बोलते हैं, बिकॉज रेडिएशन इन्वॉल्व रहता है, जिसमें एक्सरे रेडिएशन होता है। भले उसमें ज़्यादा रेडिएशन नहीं लगता है, तो अगर ज़रूरत होती है तो हम इवन 20 साल की लड़की को भी अगर ज़रूरत है तो हम 20 साल में भी एक्सरे मैमो कर सकते हैं, लेकिन हमें उसके बेनिफिट्स और रिस्क फैक्टर्स आउटवे करने पड़ते हैं। बाद में दूसरा होता है सोनोमैमोग्राफी। सोनोमैमोग्राफी में ये बिल्कुल ही इसमें रेडिएशन नहीं होता है, जैसे कि प्रेगनेंसी में, गर्भावस्था में भी करते हैं सोनोग्राफी। कुछ कंडीशंस होती हैं, जैसे ब्रेस्ट कैंसर के कुछ एक रिस्क फैक्टर में आता है, जैसे प्रेगनेंसी अगर 36 ईयर्स के बाद या 35 ईयर्स के बाद पहला बच्चा होता है तो तभी ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ऐसे कंडीशन में वैसे ही, बिकॉज प्रेगनेंसी की वजह से ब्रेस्ट एंगॉजमेंट होता है, दूध बनना शुरू होता है बच्चे के लिए, तो ऐसे कंडीशन में एक फीमेल को समझ में नहीं आता है कि ये प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड है या कोई गांठ पैदा हो रही है। तो इसमें सोनोग्राफी हम कर सकते हैं, और अर्ली डिटेक्शन से अर्ली क्योर होता है, सिर्फ डायग्नोसिस नहीं, क्योर होता है ब्रेस्ट कैंसर का। और सोनोग्राफी जो होता है, सोनोमैमोग्राफी, इससे हम गाइडेड प्रोसीजर्स भी करते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि जो गांठ है स्तन में वो कैंसरस है कि नॉन कैंसरस है, मेलिग्नेंट है नहीं है, जिसको हमें सिर्फ फॉलोअप करना है एवरी 6 मंथ्स, या हमें उसको निकाल के उसको आगे इन्वेस्टिगेट करना है, और अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट प्लान डिसाइड होता है।
तो ये सारे जो टेस्ट और प्रोसीजर्स हैं, क्या ये कोई टेस्ट पैकेज बनते हैं और महिलाएं अपने आप जाके ये टेस्ट करा सकती हैं या सिर्फ डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर ये टेस्ट होते हैं? जैसे डॉक्टर सावंत ने बताया कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें डॉक्टर नहीं, महिला खुद होती है। बिकॉज सबसे पहले जो गांठ का पता चलता है वो हमें खुद सेल्फ एग्जामिनेशन पे पता चलता है। जब आपको सेल्फ एग्जामिनेशन पे पता चलता है कि गांठ है, तो तभी ये है कि आप आपके डॉक्टर के पास जाइए, आप उनसे एक बार जांच करा लीजिए, या तो आप डायरेक्टली इमेजिंग के लिए भी आ सकते हैं। जैसे मैंने बोला कि आप एक्सरे मैमो ना कराएं, सोनो मैमो भी कराएं तो भी ठीक है। और अगर उसमें हमें ज़रूरत लगती है तो हम वैसे ही गाइडेड बायोप्सीज या फिर एक्सरे मैमो या एमआर मैमो बोलते हैं, जिससे डायग्नोसिस में हेल्प होता है। ये सारे टेस्ट जो हैं, क्या ये बहुत पेनफुल होते हैं? एक्सरे मैमो यस, बिकॉज ब्रेस्ट टिश्यू बहुत डेंस होता है, उसमें बहुत सारा फैट रहता है, तो इसीलिए उसको स्प्लिट करने के लिए उसको हम कंप्रेशन प्लेट्स लगाते हैं। जो एक्सरे मैमोग्राफी होती है उसमें थोड़ा पेन ज़रूर रहता है। एंड हम यूजुअली प्रेफर करते हैं, अगर फीमेल मतलब एक्सरे मैमो एज मैंने बोला कि एक तो लैक्टेटिंग में नहीं करते हैं, जब माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है तब हम नहीं करते हैं। अगर प्रेगनेंसी का शक भी हो तो भी हम एक्सरे मैमो नहीं करते हैं, बिकॉज हम रेडिएशन नहीं देना चाहते हैं। और एक्सरे मैमो हाँ थोड़ा पेनफुल रहता है, बिकॉज हमें कंप्रेशन देके ब्रेस्ट टिश्यू को थोड़ा स्प्लिट करना पड़ता है ताकि हमें अच्छे से दिखे, अगर कोई लंप है, कोई गांठ है, वो हमें अच्छे से दिखे। इस हिसाब से सोनो मैमोग्राफी नहीं, वो बिल्कुल पेनफुल नहीं होती है। और जो हम प्रोसीजर्स भी करते हैं आगे की जांच के लिए, उसमें भी हम लोकल एनेस्थीसिया देते हैं, जिससे वो पार्ट सुन हो जाता है, उसके बाद टिश्यू निकालते हैं। तो इट्स नॉट वेरी पेनफुल। एक जानना बहुत जरूरी है कि हर गांठ, स्तन में आने वाली हर गांठ कैंसर की नहीं होती। ज्यादा करके कम उम्र में जो गांठें होती हैं वो बिनाइन यानी नॉन कैंसरस गांठें होती है। जैसे मैंने कहा पहले, 40 के बाद जब गांठ आती है तब उसकी कैंसर की होने की संभावना ज्यादा रहती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप कम उम्र में कोई गांठ हो तो अपने आप रखो कि बोले ये मेरी गांठ कैंसर की नहीं है और कुछ न करें, ये गलत है। तो डॉक्टर, जब गांठ हो तब तो पता चल जाता है और तब शायद महिलाएं जाए भी डॉक्टर के पास, लेकिन उन महिलाओं का क्या जिनको पता नहीं चल रहा है कि गांठ है और कैंसरस वो हो सकता है, तो आर देयर एनी विमेन जिनका रिस्क ऑफ कैंसर काफ़ी हाई होता है और उन्हें प्रोएक्टिवली डॉक्टर के पास जाके पता लगाना चाहिए कि उन्हें कुछ ऐसी प्रॉब्लम है या नहीं? तो बेसिकली हम ऐसे कहते हैं कि कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर होने के जो कारण है उसमें अंदरूनी कारण यानी एंडोजिनस कारण काफ़ी हैं और एक्सोजिनस यानी बाहरी जो हम हमारे ऊपर जो बीतती है उसके ऊपर उससे भी कारण ज़्यादा है। तो अंदरूनी कारण ये है कि जब महीना पहला चालू होता है, जैसे हम मेनार्की कहते हैं, और महीना कब बंद होता है जिसको हम मेनोपॉज कहते हैं, ये अगर पीरियड ज़्यादा हो तो रिस्क फैक्टर थोड़ा ज़्यादा है। खुद के ब्रेस्ट फैमिली में कोई ब्रेस्ट कैंसर की रिलेटिव में कोई ब्रेस्ट कैंसर हो या माँ बहन को या फर्स्ट डिग्री रिलेटिव में हो तो वो रिस्क थोड़ा ज़्यादा बढ़ता है। ये हुए अंदरूनी कारण, क्योंकि हम कहते हैं कि ईस्ट्रोजन जो हमारे बॉडी में हार्मोन है उसके कारण ये ब्रेस्ट कैंसर ज़्यादा होता है। तो ये कारण क्योंकि ईस्ट्रोजन से रिलेटेड है ये इसमें आ जाता है। एक्सोजिनस कारण यानी बाहरी कारण जो हम बदल सकते हैं, ये कारण जो है बदल नहीं सकते। जो बदल सकते हैं वो है स्थूलपना यानी ओबेसिटी। ओबेसिटी यानी स्थूलपना के कारण फैट में ईस्ट्रोजन ज़्यादा होता है। अल्कोहल, स्मोकिंग, हार्मोन रिप्लेसमेंट यानी बच्चा न होने के लिए जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेते हैं, इसके कारण हार्मोन्स के साइड इफेक्ट ज़्यादा होते हैं और उसमें हम लोग ने देखा है कि उसमें ब्रेस्ट कैंसर की रिस्क बढ़ जाती है। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नीचे वाले लिंक्स पे क्लिक करें फॉर मोर इन्फॉर्मेशन ऑन ब्रेस्ट कैंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।